हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीपी क्लासेस में। हम पार्लियामेंट कर रहे थे और आज हम पार्लियामेंट का सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट का काफ़ी बड़ा सेशन चलते रहेंगे। इसके लेक्चर्स आपके 4 या 5 से ज़्यादा भी जा सकते हैं। और बहरहाल आपको पता है कि पार्लियामेंट एक बहुत ही बड़ा चैप्टर रहता है पॉलिटी का, तो ये अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन राइटिंग, दैट्स द रूल। रीड, रिवाइज एंड डाइजेस्ट। चलिए अब आते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस कौन कौन से, हमारे राज्यसभा और लोकसभा की, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? 1952 में। ये एक पॉइंटर है, याद रख सकते हैं। और ये कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर बोलते हैं इसको। कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर का क्या मतलब हुआ कि एक परमानेंट बॉडी है एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन राज्यसभा बी डिज़ोल्व्ड, उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है? जी नहीं। राज्यसभा इज़ अ कंटिन्यूइंग चैम्बर और ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या है कि आपके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं। कितने? हर दूसरे साल, एवरी सेकेंड ईयर। तो रिटायरमेंट कितना है? 1/3। और टाइम पीरियड क्या है? एवरी सेकेंड ईयर इट विल कीप ऑन हैपनिंग। ठीक है जी। अब इनकी जो सीट्स हैं वो फील्ड कैसे फील्ड होती हैं? फ्रेश इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होते हैं। आपको बताया था कि 12 जो मेंबर्स हैं, एमपीज़ जो हैं राज्यसभा के, वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो इनके फ्रेश इलेक्शंस भी होते हैं और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होते हैं। कितने टाइम बाद? एवरी 3rd ईयर। तो देखिए 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल रिटायर हो रहे हैं, एवरी 3rd ईयर आपके इलेक्शंस हो रहे हैं। मतलब ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, तो राज्यसभा चलती ही रहती है। ठीक है जी। और आपके जो रिटायरिंग मेंबर हैं वो एलिजिबल होते हैं किसके लिए? री इलेक्शन के लिए और री नॉमिनेशन के लिए। कितनी बार हो सकते हैं? n नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे अभी हमने देखा है कि गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं, ठीक है, वो रिटायर हुए। ठीक है जी। हमने देखा काफ़ी भावुक उनकी रिटायरमेंट फंक्शन था, मोदी जी भी भावुक हो गए थे उसमें। ठीक है जी, वो रिटायर हुए, लेकिन अब वो फिर से उनको क्या है, री इलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से वो अपना पर्चा भरेंगे। किसका? राज्यसभा का। तो री इलेक्शन भी हो सकती है और री नॉमिनेशन भी हो सकती है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, मतलब कि टर्म जो है वो फिक्स नहीं किया है। किसका? राज्यसभा का। और ये किस पे छोड़ दिया गया है? पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया है। अब अकॉर्डिंगली क्या है कि पार्लियामेंट में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस दिया हुआ है, इट शैल बी 6 ईयर्स, 6 साल, 6 ईयर्स। तो अब देखिए लोकसभा का 5 ईयर्स होता है और इसका 6 ईयर्स होता है। ठीक है जी। अब जो एक्ट है वो क्या एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को? इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कर्टेल द नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर्स को कर्टेल कर सकता है, चूजन इन द फर्स्ट राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। और जो फर्स्ट बैच होता है वो कैसे डिसाइड होता है? फर्स्ट बैच डिसाइड होता है लॉटरी सिस्टम से। किस चीज़ का डिसीजन कि हैज़ टू हु शुड रिटायर, जो फर्स्ट बैच है उसको ऐसे डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, लॉटरी सिस्टम से होता है। और जो एक्ट है वो प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है टू मेक प्रोविजन एंड गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स। तो मतलब कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में क्या है कि राज्यसभा की तरह नहीं है। लोकसभा इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। सबसे बड़ा डिफरेंस राज्यसभा और लोकसभा का कि लोकसभा कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। इसका जो नॉर्मल टर्म है वो 5 ईयर्स का है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग जो है हमारी पार्लियामेंट की होती है, ठीक है जी, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, तब से लेके जब तक ये डिज़ोल्व नहीं होता 5 ईयर्स तक। ठीक है जी, ये होती है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब के पास एक पावर है, वो ऑथराइज कर सकते हैं टू डिज़ोल्व द लोकसभा एट एनी टाइम, मतलब कि 5 साल के बीच में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और वो जब होगा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर्स हो सकता है, लेकिन इट कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये एक चीज़ है कि प्रेसिडेंट कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर्स पढ़े होंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, तो आपको पता होगा कि
ऐसे नहीं है प्रेसिडेंट ही सब कुछ नहीं कर सकते, उसके बाकी रूल्स और रेगुलेशन भी है। ठीक है, आप प्रेसिडेंट वाले चैप्टर्स पे जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लग जाएगा पता कि क्या एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है जी। अब टर्म ऑफ लोकसभा जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, वैसे तो 5 ईयर्स का बोला है लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है जी, मतलब नेशनल इमरजेंसी है तो इस टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है। कितना? फॉर 1 ईयर एट अ टाइम एट एनी लेंथ ऑफ द टाइम, मतलब 1 साल, एक बार में 1 साल। ठीक है जी, लेकिन ये एक्सटेंशन जो है वो बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी जो है नहीं होगा, मतलब कि इमरजेंसी ख़त्म हो गई है तो उसके बाद 6 मंथ्स तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ कि आप कैसे बन सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या है उसकी क्वालिफिकेशन में है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ क्वालिफिकेशंस रखी हुई हैं कि आप एमपी बन सकते हैं पार्लियामेंट के। कैसे? सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। ठीक है जी। दूसरा है कि ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है जी, ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। और ओथ और अफर्मेशन में क्या होता है कि आप टू बेयर करेंगे ट्रू फेथ और एलिजेंस किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अपहोल्ड करेंगे। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है मेंबरशिप के लिए? 30 साल का जो एज है मस्ट नॉट बी लेस देन 30 साल ईयर ऑफ एज। किसके? इसमें राज्यसभा में, मतलब 30 ईयर से कम नहीं होने चाहिए, ये आ गया राज्यसभा का। और 25 ईयर्स से कम नहीं होने चाहिए लोकसभा के लिए। ठीक है जी, 30 और 25 बड़े ही सिंपल और इजी एज का ग्रुप दिया हुआ है, बट एग्ज़ाम में जब आपको पता है प्रेशर पड़ा हुआ है तो आप सिंपल चीज़ें इंटरमिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, कि 25 था कि 35 था, वो भूल गया, पता नहीं गलत हो गया। तो ये चीज़ें जो है पॉइंटर्स में लिखना ज़रूरी है, तो अपने पेन पेपर पे लिखते रहिए। ठीक है, पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर ही दी जाएगा। ठीक है जी। अब ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, और अदर क्वालिफिकेशन जो है पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब करी है वो भी होनी चाहिए। वो क्वालिफिकेशन क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत दी हुई है। सबसे पहला है कि वो एक रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर होने चाहिए। ठीक है जी, मतलब कि आपकी वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए एज एन इलेक्टर। ठीक है जी, और ये दोनों केसेस के लिए ट्रू है, राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। ठीक है जी, और कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। ठीक है, अगला है द रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग एन इलेक्शन टू राज्यसभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर। ठीक है जी, ये एक पॉइंट है, लेकिन ये 2003 में ख़त्म कर दिया था। क्यों किया था उसका भी रीज़न है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी थी गुलाम नबी आज़ाद जी की, अब वो तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए कर रहे हैं। अब ऊपर आया कि इलेक्टर होना चाहिए, तो अब तो गुलाम नबी आज़ाद जी तो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो उनका तो इलेक्टोरल रोल जो है कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ के होगा, तो फिर तो ये तमिलनाडु से नहीं हो सकते। इसीलिए 2003 में इस वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया था। ठीक है जी, जैसे कि मोदी जी गुजरात से लड़ते थे, फिर वो वाराणसी में आ गए। ठीक है जी, तो ये इसलिए हटा दिया गया था 2003 में, और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था इस चेंज को। ठीक है, तो ये आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, लाइन पढ़िए, अगली लाइन पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए, मतलब कि अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए मेरे साथ। दूसरा पॉइंट है ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ़ ही वांट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फ्रॉम देम। जैसे कि आपको कल वाले उसमें बताया था कि एससी या फिर एसटी की कोई रिजर्व्ड सीट है जो हमारे डिलिमिटेशन कमीशन ने बना दी हुई है। ठीक है जी, अगर मुझे यहाँ से कंटेस्ट करना है एससी सीट से तो मुझे एससी होना पड़ेगा, एसटी सीट से करना है कंटेस्ट तो एसटी होना पड़ेगा। लेकिन अगर एक जनरल सीट है और मैं एससी हूँ तो फिर भी मैं वहाँ से कंटेस्ट कर सकता हूँ, ये कल किया था। ठीक है जी, ये देखिए, अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैन ऑल्सो कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व फ्रॉम देम। रिवीजन हो रही है दोस्तों। ठीक है जी, पॉइंट्स जो हैं आपके बार बार रिपीट होते जाएंगे। ठीक है जी, और जितना ज़्यादा रिवाइज करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं तो वही है रीड, रिवाइज, डाइजेस्ट,
ये है कॉन्सेप्ट पॉलिटी का। चलिए अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन में, कि क्वालिफिकेशन तो हो गया, अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड, कब, पार्लियामेंट ने वो रखी हुई है। सबसे पहले है इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि कोई ऐसा पद उन्होंने ग्रहण किया हुआ है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, एक्सेप्ट दैट अ मिनिस्टर और एनी ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं चीफ मिनिस्टर हूँ कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है जी, और मैं एमपी बन जाता हूँ, चलो एमपी छोड़ दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मुझे बना दिया गया है यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है जी, अब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो या तो मैं एमएलए हो सकता हूँ, ठीक है जी, या फिर एमएलसी हो सकता हूँ। ठीक है जी, ये क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर की। अब मैं बन गया यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है जी, अब क्या होगा कि मुझे 6 मंथ्स के बीच में कहीं ना कहीं से इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा, या फिर मेरे को नॉमिनेट किया जाएगा राज्यसभा से, जो भी है, ताकि मैं एमपी बन जाऊँ, और मेरी जो पिछली वाली जो सीट है एमएलए की वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, अब क्या है कि जब मेरे को यूनियन होम मिनिस्टर बना दिया गया है तो मेरे को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला सीन जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस जो है एग्जेम्प्ट किया है पार्लियामेंट ने। ठीक है जी, मैं कोई कहीं का एमएलए हूँ या सीएम हूँ या मतलब कोई मिनिस्टर हूँ तो वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है जी, दूसरा क्या है, इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कि दिमाग ख़राब हो चुका है, पागल हो चुका हूँ, एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। अभी कोर्ट में आना चाहिए। ये नहीं है कि मैं सपोज़ चीफ मिनिस्टर हूँ और मेरे विरोधी ने बोला कि सीएम साहब पागल हो चुके हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ। सीएम साहब को मेडिकली प्रूव करना पड़ेगा पागल हो चुके हैं, और फिर वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट भी बोलेगा सीएम साहब पागल हो गए, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला है इफ़ ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है जी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि मेरा दिवालिया निकल गया, मैं बैंक करप्ट हूँ। ठीक है जी, बैंक करप्ट हूँ, मेरा उधार चढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं। ठीक है जी, चौथा पॉइंट है ही इज़ नॉट ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है जी, या फिर मैंने किसी और कंट्री की वॉलेंटरली सिटीजनशिप ले ली, वॉलेंटरली, खुद अपने हिसाब से। ठीक है, ऑफ अ फॉरेन स्टेट एंड इज़ अंडर एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस। ठीक है, अब ये वॉलेंटरी क्यों आ गया? सपोज़ मेरे को कोई कंट्री ऑनरेरी सिटीजनशिप दे देता है। ऑनरेरी सिटीजनशिप एक अलग चीज़ है, हम ले नहीं सकते क्योंकि प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, लेकिन वॉलेंटरी ले ली है तब प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है जी, काफ़ी देशों में ऑनरेरी सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। पांचवा है इफ़ ही इज़ डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब कि कोई ऐसा रूल की अवहेलना हुई है, मर्डर कर दिया हुआ है या फिर कुछ इस तरीके से है, तब हुआ है। और पार्लियामेंट ने एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन भी करी हुई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत। वो क्या है उनके बारे में देखते हैं। पहला है ही मस्ट नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टन इलेक्शन ऑफेंसेस। ठीक है जी, या फिर करेक्ट प्रैक्टिसेस, मतलब इलेक्शन ऑफेंसेस में उन्होंने कोई ऐसी चीज़ कर दी हुई है, ठीक है, या फिर करेक्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। दूसरा है ही मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस रिजल्टेड इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स। ठीक है, तमिलनाडु की एक बहुत पॉपुलर सीएम थी। ठीक है जी, उनकी कन्विक्शन हो गई थी तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी। हमारे एक एमएलए थे दून के, उन्होंने एक लड़की का रौंद के शायद दून के थे, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट हमारे हिमाचल का ही था केस। उन्होंने एक लड़की का मर्डर कर दिया था, तब उनको डिस्क्वालीफाई हो गया था। ठीक है जी, अगला है ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब देखिए, आपको इलेक्शन एक्सपेंसेस जो हैं वो टाइम पे बताने पड़ते हैं, अगर नहीं देते हैं तो इलेक्शन कमीशन आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। चौथा है ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क और सर्विस। ठीक है जी, अब मैं सपोज़ मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं एमएलए बन जाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसलिए मोस्टली क्या है, एमएलएज एमपीज़ का देखा गया है कि उनके जो बिजनेसेस हैं वो कोई और हैंडल करते हैं। ठीक है जी, जिसमें कि कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस जो है उसमें वर्क इंटरेस्ट ना आ जाए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टाइप में आ सकती है वो चीज़। ठीक है जी, कि मेरे ऑफिस के अंतर्गत आया हुआ है काम, तो चलो
अपने अंदर ले लो काम, ठीक है जी। ही मस्ट नॉट बी ए डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एजेंट जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अ कॉरपोरेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज़ लीस्ट 25% शेयर, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं कोई एमडी हूँ किसी कोऑपरेटिव बैंक का या सोसाइटी का, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए, छठा पॉइंट क्या है, ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी। ठीक, तो मतलब कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन या डिसलॉयल्टी की वजह से निकाला गया हो, ही मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और ऑफेंसेस और ब्राइबरी। मतलब कि मैंने दो समुदायों के बीच में झगड़े करा दिए, दंगे करा दिए, उसके लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन है। अब देखिए, विरोधी पार्टीज़ क्यों मोदी जी के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है, दे ट्राइड देयर हार्ड कि इनको कन्विक्शन करवानी है, ठीक है। मतलब आपको पता है कि 2002 में क्या हुआ था, उसका बेसिक रीज़न यही था, ये वाला, कि उनको कन्विक्शन हो गई कि एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह पे होगी तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ठीक है जी। आठवां है, ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग प्रैक्टिस सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती। ये भी है, बट आए दिन हम देखते हैं अनटचेबिलिटी का, आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के बोल देते हैं हमारे एमपीज़ एमएलएज़, मतलब कि जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। डाउरी तो आपको पता ही है, ये तो चलता ही रहता है, और सती सिस्टम मैंने आज तक सुना नहीं है, बट चलता है। अब इसमें क्या क्या है, सोशल क्राइम्स में क्या है, चाइल्ड मैरिज भी है, चाइल्ड मैरिज भी है। तो चाइल्ड मैरिज का भी बहुत बड़ा इशू है जिसमें कि देखा गया है, बट यूजुअली न्यूज़ में देखते हैं कि अनटचेबिलिटी और इस पे काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वश आपके जो हैं स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है जी। अब आता है कि ऑन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो फाइनल है, ठीक है जी। हाउएवर ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब कि द प्रेसिडेंट जो है उनका डिसीजन फाइनल होता है। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हुआ है कि इसके भी कुछ प्रावधान रखे हुए हैं। किस चीज़ के प्रावधान, कि ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ़ सो डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अभी ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन किसके अंदर आता है, 10th शेड्यूल के अंदर आता है, 10th शेड्यूल। अब इसके बारे में जानते हैं कि ग्राउंड ऑफ ये आपकी जो बात करी है डिफेक्शन होता क्या है, ठीक है जी। अब ये मेंबर जो है इट इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन लॉ, वो कैसे कैसे होता है। पहला है कि उन्होंने वॉलेंटरली उन्होंने अपनी मेंबरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी की वो दे दी हुई है। किसको, इफ़ ही वॉलेंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही हैज़ बीन इलेक्टेड टू द हाउस, ठीक है जी। यूजुअली क्या होता है कि कोई पार्टी जो है वो नॉमिनेट करती है कि दिस विल बी द पर्सन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ही विल बी फाइटिंग एन और फॉर एन इलेक्शन, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है। अब मैंने सपोज मेंबरशिप छोड़ दी पॉलिटिकल पार्टी की, तो फिर वो डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है जी। अगला पॉइंट है, अगर वो वोट करते हैं या एब्सटेन करते हैं किस चीज़ के लिए, फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि एक हमारे पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि आपने इस पे वोट करना है ऐसे ऐसे, लेकिन मैं हो गया मैं नहीं करना वोट, ठीक है जी। मैं सपोज बीजेपी से हूँ, बीजेपी ने बोला कि आपने इस पे इस तरीके से काम करना है और मैं बोलता हूँ मैंने वोट ही नहीं करना या मैं एब्सटेन हो गया, तब ये एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, ठीक है जी। अगला है, इफ़ ही इज़ इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड, इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर्स ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मैं बीजेपी से उठ के कांग्रेस में आ गया, ठीक है जी। चौथा है, इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 मंथ्स में तो कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ्स के बाद किया तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, ठीक है जी। अब आता है कि क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल जो है, जो 10वें शेड्यूल का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन केस ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी, और स्पीकर ऑफ लोकसभा इन केस ऑफ लोकसभा, ठीक
ठीक है जी, एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से मैं आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ से यूपीएससी या बाकी आपके जो एग्ज़ाम्स पूछ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे कि कौन करता है। 1992 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि डिसीजन ऑफ चेयरमैन एंड स्पीकर जो है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज़ चेयरमैन ने बोला कि हाँ जी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या फिर कुछ भी उन्होंने टिप्पणी दे दी, तो ऐसा नहीं है, जो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं विकेटिंग ऑफ सीट्स। विकेटिंग ऑफ सीट्स का मतलब क्या है कि जब मेंबर जो है वो पार्लियामेंट का विकेट करता है अपनी सीट। तो पहला क्या है, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का क्या है कि पर्सन जो है दो हाउसेस का पार्ट नहीं हो सकता, मतलब कि मैं राज्यसभा का पार्ट हूँ या लोकसभा का पार्ट हूँ, ऐसा नहीं है, दोनों में से एक ही हो सकता है, ठीक है जी। तो मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 वो बताता है, क्या बताता है कि इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट बिटवीन 10 दिन में बताना पड़ेगा कि कौन से हाउस में उसने जाना है। मतलब कि राज्यसभा में भी नॉमिनेशन हो गई है, लोकसभा से भी इलेक्शन हो गया है, तो 10 दिन में बताना है कि मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ या लोकसभा में, ठीक है जी। इन डिफॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन हिज सीट इज़ टू बी राज्यसभा वेकेंट, ठीक है जी। अगर उन्होंने नहीं बताया तो उनकी राज्यसभा की जो सीट है वो वेकेंट होगी लोकसभा की नहीं। ये एक डिफ़ॉल्ट की तरह होता है, ठीक है जी। अगला क्या पॉइंट है कि इफ़ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज़ ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, मतलब कि जो सिटिंग मेंबर है एक हाउस का वो भी इलेक्ट हो जाता है दूसरे हाउस का, उनकी जो सीट है इन फर्स्ट हाउस वो वेकेंट हो जाएगी, ठीक है जी, पहले हाउस की जो उनमें है। तीसरा पॉइंट है इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन हर हाउस ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 1। मतलब अगर 2 में हुआ है तो उनको एक का करना ही करना है, नहीं तो दोनों ही सीटें वैकेंट हो जाएंगी, ठीक है जी। अगला क्या है, सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि मैं एमपी भी हूँ, मैं एमएलए हूँ, ये नहीं हो सकता। आप या तो सिर्फ एमपी बन सकते हैं या एमएलए बन सकते हैं, ठीक है जी। इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड हिज सीट इन पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट इफ इट डज नॉट रिजाइन इन सीट ऑफ लेजिस्लेचर इन 14 डेज। मतलब 14 दिन के बीच में अगर एमएलए शिप नहीं छोड़ी तो ये वेकेंट हो जाएगी। ये बड़े ही सिंपल रूल्स हैं। डेज़ बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 14 दिन का टाइम पीरियड है, 7 दिन का है, 6 दिन का है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डाल देते हैं, ठीक है। अब आता है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, वही कि इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने ऊपर की थी, उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी, ठीक है जी। द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है जी। ये डिफेक्शन जो हमने पढ़ा है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अब तीसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं, रेजिग्नेशन। अब एक मेंबर जो है वो अपनी जो सीट है वो रिज़ाइन कर सकता है। किसको, राज्यसभा के लिए तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को देंगे, और लोकसभा है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा में है, ठीक है जी। और जो सीट वेकेंट आएगी जब उनकी रेजिग्नेशन होगी तो वो एक्सेप्ट हो गए तो फिर वेकेंट मानी जाएगी, ठीक है जी। जो आपकी जो सीट है वो वेकेंट मानी जाएगी जब उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर चेयरमैन या स्पीकर को लगता है कि जो मतलब उनकी जो रेजिग्नेशन है वो वॉलंटरी या जेन्युइन नहीं है, तो वो उनकी जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसे होते हैं, आपके एमपीज़ होते हैं, ठीक है जी, वो किसी बात से बहुत ज़्यादा पार्टी के उससे वो हो गए होते हैं, हित हो जाते हैं और वो तैश में आके चले जाते हैं, जी मैं अपना रेजिग्नेशन दे आया हूँ। तो स्पीकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके काफ़ी उम्र दराज होते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है, तो उनको लगता है कि नहीं यार ये हमारे एमपी साहब नाराज़ हो गए हैं, इनके हमने एक्सेप्ट ही नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये चेयरमैन और स्पीकर पे रहता है, ठीक है जी। चौथा है एब्सेंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्सेंस कितने दिन की एब्सेंस चाहिए होती है। अब हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ मेंबर वेकेंट, ठीक है जी, इफ़ ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग मतलब 60 डेज विदाउट इट्स परमिशन, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल कोई एमपी है, ठीक है जी, वो 2 महीने की ट्रेनिंग पे चला गया, कहाँ चला गया, कहीं बाहर चला गया, ठीक है, या फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और नहीं आ पा रहे हैं, तो वो परमिशन दे दी है या हाउस को इन्फॉर्म कर दिया, तो
उनकी सीट वेकेंट नहीं होगी, ठीक है जी। अब 60 डेज़ के टाइम पीरियड को कैसे कंप्यूट करते हैं कि नो अकाउंट शैल बी टेकन फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग विच हाउस इज़ प्रोरॉग्ड और एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज, ठीक है जी। अगर हाउस जो है वो एडजर्न्ड है मोर देन 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज तो इस वाले फैक्टर पे नहीं आएगा, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अदर केसेस पे आते हैं। अदर केसेस में क्या है, अ मेंबर हैज़ टू वेकेट हिज सीट इन द पार्लियामेंट। कब कर सकता है, जब इफ़ हिज इलेक्शन इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, मतलब कि जो उनको चुना गया था, वो जो इलेक्शन हुआ था वो वॉइड माना गया है। कोर्ट ने बोला है इफ़ ही इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस, मतलब बर्खास्त कर दिया है हाउस से, ठीक है जी। इफ़ ही इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो है दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ईदर हाउस, ठीक है जी। एज एन मेंबर नहीं बन सकते, बट मतलब प्रेसिडेंट साहब तो हमारे पार्ट ऑफ पार्लियामेंट हैं ही, लेकिन मेंबर नहीं है, ही इज़ नॉट द एमपी, ठीक है जी। डी पॉइंट क्या कहता है, इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, तब आपकी वैकेंट हो जाती है, ठीक है जी। अब क्या है कि इफ़ अ डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज़ इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन को इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड, ठीक है जी। अब डिस्क्वालीफाइड पर्सन जैसे ऊपर की जितनी भी आपने देखी हैं डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकता है, और वो इलेक्ट हो जाते हैं पार्लियामेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई प्रोसीजर नहीं है कि इसको इलेक्शन को वॉइड करना है, ठीक है जी। ये जो मैटर है ये किसके अंतर्गत डील किया जाएगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें अब क्या है, विच एनेबल्स द हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड इफ़ द डिस्क्वालीफाइड इलेक्शन इज़ इलेक्टेड। मतलब पार्लियामेंट के पास कुछ नहीं है प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है जी। और वो ये प्रावधान किस में दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है जी। और जो एग्रीव पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड, ठीक है जी। तो मतलब ये लंबा चक्कर पड़ जाएगा। अब आते हैं ओथ और अफर्मेशन, ठीक है जी। ओथ और अफर्मेशन में क्या है कि एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट, उनको क्या है, ही हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ। देखिए ऊपर हमने बात कर ली थी, वही चीज़ रिपीट हो गई है, ठीक है जी। वो ओथ और अफर्मेशन में क्या है कि ट्रू फेथ एंड एलिजेंस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है जी, संविधान के प्रति सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है अपहोल्ड करेंगे इंडिया की, फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटी के, ठीक है जी। अब क्या है कि अनलेस अ मेंबर टेक्स द ओथ ही कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द हाउस, मतलब कि अगर आपने ओथ नहीं लिया है तो हाउस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। ये पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस हम आगे जाके करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब पर्सन जो है वो लाइबल होता है 500 रुपये की लाइबिलिटी, मतलब कि किसी इसकी 500 रुपये की लाइबिलिटी के लिए, फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट्स एज अ मेंबर इन द हाउस इन द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है जी। बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन, ठीक है जी। व्हेन ही नोज दैट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड और ही इज़ डिसक्वालीफाइड फॉर हिज मेंबरशिप, ठीक है जी। जब उनको पता है कि वो प्रोहिबिटेड हैं फ्रॉम किस चीज़ से, सिटिंग एंड वोटिंग इन द हाउस बाय वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ, तो इन तीनों चीज़ें करी हैं तो उनको 500 रुपये का फ़ाइन पड़ता है। चलिए अब आते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस में। अब क्या है, मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको सैलरीज और अलाउंसेस मिलते हैं, और वो कौन डिटरमिन करता है, पार्लियामेंट। ये देखिए ऐसे ऐसे, मतलब ये सिंपल से पॉइंटर्स हैं, यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं आपके, ठीक है जी। अब क्या है कि पार्लियामेंट ने पेंशन भी प्रोवाइड करी हुई है मेंबर्स के लिए, ठीक है जी। मतलब देखिए 5 साल इलेक्ट होना और फिर पेंशन भी मिलेगी आपको, बहुत बढ़िया। अब 1954 में क्या है कि पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट बनाया था 1954 में, ठीक है जी। और 2018 में क्या हुआ था कि सैलरी जो है मेंबर्स की 50,000 से 1 लाख कर दी थी, ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस भी मिलता उनको 45 से 70,000 कर दिया था, और एक्सपेंसेस अलाउंस मिलता ऑफिस के लिए 45 to 60,000 तक। तो अब कैलकुलेट कर लो कि कितना ज़्यादा हो गया है, मतलब लगभग 2 से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है जी।
मतलब 2 से ऊपर ही हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसकी हाफ सैलरी भी आपको 1 लाख मिलेगी और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है। अब 2010 में क्या है कि डेली अलाउंस जो था वो 1000 से 2000 कर दिया था, ईच डे ऑफ द रेजिडेंस ऑन ड्यूटी हो गया था, ठीक है जी। अब 1976 में क्या था, मेंबर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू पेंशन ऑन ग्रेजुएटेड स्केल फॉर 5 टर्म्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, 1976 से हुआ, ठीक है जी। अब इसके अलावा क्या क्या है, ट्रैवलिंग मिलता है, फैसिलिटी मिलती है इनकी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, फ्री अकोमोडेशन होता है, टेलीफोन होता है, व्हीकल एडवांस होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, एमपी के बड़े मज़े होते हैं, ठीक है जी। और सैलरी और अलाउंसेस और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा का, ठीक है, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा का, वो भी कौन डिटरमिन करता है, पार्लियामेंट ही डिटरमिन करता है, ठीक है जी। और ये कहाँ से चार्ज होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करते हैं। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना दोस्तों आपके, कि कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, कहाँ से लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से लेते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जब पार्लियामेंट का हम कर लेंगे चैप्टर, उसके बाद एक डेडिकेटेड एक पूरा चैप्टर जो होगा वो हम करेंगे किससे रिलेटेड, क्वेश्चन से, पूरा ही मतलब पूरा जो आपका होगा वो क्वेश्चन ही होंगे उसमें पार्लियामेंट से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। अब 1953 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था, क्या एनेक्ट किया था, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है जी। अब ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं है जो पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स माने जाते हैं इसमें हमारे चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, ठीक है जी, ये आए ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। और 2018 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ की थी सैलरी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, फिर प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पक्का यही होते हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कमेंट सेक्शन में बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं कि कोई और होते हैं ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं कि कोई और होते हैं, ठीक है। अब इनकी क्या है 1.25 से लेके 4 लाख पर मंथ तक हो जाती है। ये क्वेश्चन मैंने किसी रीज़न से पूछा है, आई रियली वांट टू सी हाउ अटेंटिव यू आर इन माय लेक्चर्स। तो मैं कह रहा हूँ कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, आप बताइए कि कौन होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसकी के साथ हमारे थोड़े से और बच गए हुए हैं, ठीक है जी, आप भी थक गए होंगे, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेक इन, बट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, ठीक है जी, वो कौन से होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के तो हो गए, अब ये हमारे लोकसभा के हैं, और इनको भी सैलरी और जो है वो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो किसके हिसाब से मिलती है, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मिलती हैं। फर्दर जो है ईच ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट जो है, चाहे वो आपकी राज्यसभा हो, उनको एक डेली अलाउंस भी मिलता है। क्या डेली अलाउंस क्या होता है, फॉर ईच डे ड्यूरिंग द होल इन हिज टर्म, वो क्या होता है डेली अलाउंस, वो जो आपको फिक्स किया होता है पार्लियामेंट में वो मिलता है, और वो क्या होता है सेम रेट एज पेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है जी। अब ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट जो है अदर देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी, वो क्या है, इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, इनको कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस भी मिलता है सेम एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब थोड़ा सा एडिशनल है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ क्या है, एक्ट के अकॉर्डिंग सम्पटरी अलाउंस भी मिलता है। वो सम्पटरी अलाउंस जो है एडिशनल अलाउंस होता है, वो किसको मिलता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा को, सेम रेट एज पेबल टू कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब 2000 पर मंथ। हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर को भी मिलता है, ठीक है जी। तो सिमिलरली हमारे लोकसभा के स्पीकर को भी मिलता है। लाइकवाइज जो है हमारे डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा को भी मिलता है, और वो अभी 1000 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा पार्लियामेंट का लेक्चर 2। अभी बहुत ज़्यादा सितम ढाने मैंने आपके ऊपर, ठीक है जी। पार्लियामेंट तो अच्छे से करवा के रहना, ताकि आप जब इसको लेक्चर को रिवाइज़ करें तो आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर्ली हो जाएं। इसको बार बार आके आप देख सकते हैं, ठीक है जी, रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं बड़ी आस्ते बोलता हूँ तो 1.5x की स्पीड से पढ़ लो, 2 की स्पीड से पढ़ लो, बट पढ़ो, ठीक है। एग्ज़ाम निकालने हैं हमने बढ़िया से, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।